नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रयास एजुकेशन जम्मू से। सर लास्ट क्लास हम लोग रिएक्शन नंबर 15 पढ़ चुके हैं और हमको जहाँ तक याद आ रहा है कि अभी इधर जितना भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं शायद मैक्सिमम रिएक्शन क्या होता है जब से रिलेटेड है। तो रिएक्शन में बेसिक अच्छा हम एक चीज़ और देख रहे थे, कुछ लोग हमसे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि लगभग कितने रिएक्शन तक हम लोग पढ़ेंगे सर। तो एक एवरेज अगर आप परिवर्तन करने का क्वेश्चन को देखें या तो फिर आप क्या होता है जब का प्रश्न देखें तो लगभग इंटरमीडिएट में हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन तक और जो आप एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं मतलब बेंजीन डायग्राम का जो आप संरचना बनाते हो तो लगभग टोटल मिलाकर तकरीबन 70 रिएक्शन तक हम लोग पढ़ते हैं। आप ऑफलाइन क्लास में लगभग 70 रिएक्शन तक पढ़ते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी हम धीरे धीरे करके उसी पैटर्न पर आगे बढ़ते रहेंगे और हम लोग रिएक्शन को कुछ समय के बाद हम आगे चल के रोक भी देंगे। उसके बाद फिर हम कुछ और फिजिकल या इनऑर्गेनिक से संबंधित हम कोई चैप्टर को उठाएंगे और उसके बाद फिर आगे जाके हम और भी जब तक ये आपका ऑफलाइन क्लास चलना शुरू नहीं हो जाता, फिर जैसे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा फिर तो क्लास में भी आप रेगुलर पढ़ेंगे और ऑनलाइन क्लास में जो बचे हुए रिएक्शन रहेंगे फिर हम उसको भी आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आते हैं आज के रिएक्शन पर। आज का रिएक्शन नंबर 16 क्या होता है जब, ये आज का भी रिएक्शन क्या होता है जब से रिलेट करता है। इस रिएक्शन का नाम है सर बेयर रिएजेंट। आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो आप बोलोगे बेयर अभिक्रिया। और बेसिकली जब क्वेश्चन पूछता है क्या होता है जब का तो वहां पर ये नाम कभी नहीं लिखा है बेयर रिएक्शन या बेयर रिएजेंट, हमेशा वहां पर लिखता है 1% पोटेशियम पर मैग्नेट। सर KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं KMnO4। अच्छा, डी ब्लॉक में जब आप इनऑर्गेनिक में जाते हो डी ब्लॉक में तो डी ब्लॉक में ना पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे बनता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं और हम इसका वीडियो क्लिप जब हम लोग इनऑर्गेनिक में आएंगे, जब हम लोग डी ब्लॉक में आएंगे तो वहां पर आपको ये बताया जाएगा कि पोटेशियम पर मैग्नेट का निर्माण हुआ कैसे है। तो वही पोटेशियम पर मैग्नेट यहां पर एज उत्प्रेरक काम करता है। तो क्वेश्चन जो पूछने का ढंग होता है वो ये पूछता है कि आप ये बताओ कि अगर मान लेते हैं आपके पास एल्कीन है, एल्कीन में अगर आप 1% KMnO4 का यूज करेंगे या आप इस तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे, ये बोलेगा क्या होता है जब एल्कीन की प्रतिक्रिया या एल्कीन को 1% KMnO4 की उपस्थिति पर रिएक्शन कराया जाए या अभिक्रिया कराया जाए। वहां पर एक चीज का आप और ध्यान रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम ये कभी नहीं देखे कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सी का यूज किया हो। मींस ये कह सकते हैं कि ये कभी नहीं लिखता है कि एल्कीन की प्रतिक्रिया 2 मोल के हाइड्रोक्सी से कराएंगे तो क्या मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछता। वहां आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एल्कीन को 1% KMnO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिलेगा। मींस आपको यह समझना पड़ेगा कि जब KMnO4 का यूज हो रहा होगा तो हमेशा जिससे हम प्रतिक्रिया कराएंगे वो हमेशा 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सी होगा। अच्छा, यहां एक और चीज हम कहना चाहेंगे वो ये कि बेयर रिएक्शन बेसिकली दो जगह पर क्रिएट होता है, 2 जगह पर इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो होता है सर जी, जो नंबर ए है वो है एल्कीन पर। तो जब हम लोग एल्कीन पर बेयर रिएजेंट काम करेंगे तो उस टाइम पर हाइड्रोक्सी 2 मोल में रहेगा। लेकिन यही चीज जब हम लोग एल्काइन में जाकर पढ़ेंगे तो एल्काइन में जहां 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सी है उस जगह पर 4 मोल ऑफ हाइड्रोक्सी हो जाएगा। इसका मतलब आप क्लियर कर सकते हैं कि एल्कीन में अगर KMnO4 का यूज करने के लिए बोलेगा तब उस जगह पर 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सी का यूज करेंगे, लेकिन अगर एल्काइन में KMnO4 का यूज करने बोलेगा तो एल्काइन में हम लोग 2 के जगह पर 4 का यूज करेंगे, जो अभी हम पार्ट बी में आपको बताएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं और अभी हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि ये है क्या। शुरुआत में आपको कहता है कि आपके पास होना चाहिए एल्कीन। आप जानते हैं कि एल्कीन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एल्केन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और एल्काइन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो शुरुआती में आपके पास होना चाहिए एल्कीन। एल्कीन का प्रतिक्रिया आपको कराना है 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सी के साथ। यहां पर जो आपका उत्प्रेरक मौजूद है सर वो है 1% KMnO4, 1% पोटेशियम पर मैग्नेट। यहां जो आपको प्रतिफल प्राप्त होगा वो है डाइहाइड्रोक्सी एल्केन। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए। डाइहाइड्रोक्सी एल्केन, सर यहां पर आपके पास है एल्कीन जिसका नेचर बताया गया है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, लेकिन जब आप इसमें हाइड्रोक्सी का यूज करते हैं तब ये आपको मिलता है एल्केन, डाइहाइड्रोक्सी एल्केन। और एल्केन का मतलब हम जानते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एल्केन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड।
यहाँ एक और चीज जो जिक्र किया गया वो है सर विलियन अभिक्रिया। विलियन अभिक्रिया का मतलब होता है इस कंपाउंड से किसी भी चीज या इस रिएक्शन के दरमियान किसी भी कंपाउंड का विस्थापन नहीं हो सकता। मींस आप अच्छे ढंग से आप बहुत सारे ऐसा रिएक्शन पढ़े हैं जिसमें कई चीजों का विस्थापन होता आया है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड से जो रिलीज हुआ है। आप याद करो जो सनलाइट रिएक्शन में आपका HCl बाहर हुआ करता था, HBr बाहर हुआ करता था, मींस आप कह सकते हैं HX बाहर हुआ करता था। लेकिन यहां कहता है कि यहां किसी भी चीज का विस्थापन नहीं हो सकता, और जब किसी चीज का विस्थापन नहीं होता तो उस दौरान जो अभिक्रिया कार्य करता है उसका नाम होता है विलियन अभिक्रिया। तो विलियन अभिक्रिया में विस्थापन नहीं होता है। जब विलियन अभिक्रिया काम करता है, यहां हम एक लाइन बोलना चाहेंगे वो ये कि जब विलियन अभिक्रिया काम करता है तो इसका मतलब होता है कि इस बॉन्ड का जो आप स्टार्टिंग में रखे हुए हैं उस बॉन्ड का विखंडन हो रहा है। यहां विखंडन होने के बाद ही आप इसको इसमें ले जाके जोड़ोगे, तब जाके आपके पास विलियन अभिक्रिया कार्य करता हुआ नजर आएगा। तो अब हम इसी रिएक्शन को आपके सामने में मैकेनिज्म में बनाकर दिखा रहे हैं, आप उस मैकेनिज्म को समझिए। स्टार्टिंग में कहता है आपके पास होना चाहिए एल्किन। एल्किन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो आप एल्किन को उठाकर यहां पे लाएं, उसके स्ट्रक्चर को आप बनाएं। तो C डबल बॉन्ड C, इस जगह पर आपके पास है सर H, यहां पर भी है आपके पास H, यहां पर भी आपके पास है H, और इस जगह पर भी है H। आप ये एल्किन देख पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये एल्किन इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और एल्किन का नेचर भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। सर इसका नाम आप लिख दो। तो नाम लिखने का तरीका हम जानते हैं एल्किन का क्या होता है, तो वर्ड रूट मीन्स शब्द रूप प्लस इन। एल्किन का जो अंतिम पोर्शन जिसको लिखना होता है सर जी वो होता है इन। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए सर जिसका नाम होता है इथ, और इथ में हम लोग जोड़ते हैं इन, तो इसका टोटल नाम बनेगा इथिन, है ना। कहता है कि एल्किन का रिएक्शन आप 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सी के साथ करें। तो हाइड्रोक्सी लिखने का तरीका यहां पर कुछ ऐसा होता है, OH फिर सिंगल बॉन्ड इस जगह पर OH। अच्छा, यहां पर कई लोग सवाल पूछते हैं वो ये कि क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं इस तरीके से कि यहां पर आप लिख दो OH और फिर यहां सिंगल बॉन्ड लिख दो OH। क्या हम इसको अगर इस तरीके से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा? जी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसके पीछे का एक कारण है। सर आप ध्यान दो कि आप सिंगल बॉन्ड के साथ इस बॉन्ड से जो इस साइड जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है। अच्छा, हम एक और चीज वो ये जानते हैं अच्छे ढंग से कि O और H के बीच में भी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इस ऑक्सीजन का सर जी ऑक्टेट कंप्लीट, आप अगर बढ़िया से देखेंगे तो इस ऑक्सीजन का कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, एक इधर से मिल रहा होता है एक इधर से मिल रहा होता है। इस ऑक्सीजन का कंप्लीट हो चुका है, नो डाउट। लेकिन एक बात बताइए, अगर इस बॉन्ड के साथ आप सामने में इस बॉन्ड के सामने में अगर आप H को जोड़ते हैं, तब यह सवाल होता है कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक होता है। तो अगर हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक होगा, तो अगर आप इसके बगल में O को जोड़ते हैं तो हाइड्रोजन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इधर रख के अपना बॉन्ड क्रिएट कर चुका है, अपना बॉन्ड बना चुका है, तो फिर यह सवाल आएगा कि हाइड्रोजन के पास तो इधर कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, और जब हाइड्रोजन के पास इस साइड को इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो यह ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसे कंप्लीट होगा। और अगर ये ऑक्सीजन का बॉन्ड कंप्लीट नहीं होता है तो फिर इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा नहीं हो पाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ ये होता है कि आप ये जो स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं ये पूरी तरह से गलत हो गया, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया। हाइड्रोजन का कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन एक होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, तो जो आप इधर रख चुके हो। लेकिन यही हाइड्रोजन अगर इस साइड कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है तो फिर ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा। और दूसरी बड़ी बात, ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा कहां से? हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एक ही होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो आप स्ट्रक्चर बनाए हुए ये पूरी तरह से गलत साबित होगा। आप इस तरह का डायग्राम यहां पर नहीं बनाएंगे। तो आप जो डायग्राम बनाए हुए देख रहे हैं आप अपने ऊपर में, बिल्कुल इसी तरह का डायग्राम आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको उसी तरह का बनाकर देखेंगे तो इसका भी आप सब का आप ऑक्टेट को कंप्लीट होता हुआ पाएंगे। तो यहां पर हम जो 2 हाइड्रोक्सी था वो 2 हाइड्रोक्सी को कुछ इस टाइप का लिख चुके हैं। अब आप एक काम करिए, ये घटना किसके प्रेजेंस में हो रहा है, जो आपका उत्प्रेरक है आप उसको यहां पे लिख दें। तो वो उत्प्रेरक है 1% पोटेशियम पर मैग्नेट मींस KMnO4। जब आप 1% KMnO4 की उपस्थिति में जब आप इसको हिट करते हो तो ये डबल बॉन्ड खुद ब खुद ब्रेक हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि यहां पर विलयन अभिक्रिया कार्य कर रहा है, तो हमको यह मालूम है कि विलयन अभिक्रिया के दौरान ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड का विखंडन हो जाता है, ऐसे में यह बॉन्ड टूट जाएगा।
जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो बॉन्ड के टूटने से पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन को दर्शाएं तो कार्बन इस जगह पर डबल इलेक्ट्रॉन रखा होगा, फिर इस जगह पर भी जी डबल इलेक्ट्रॉन रखा होगा, यहां पर एक है और यहां पर एक है। अच्छा, उसी तरह कार्बन इस जगह पर एक रखा होगा, इस जगह पर एक रखा होगा। तो आप अगर बढ़िया से समझो तो आपको एक चीज ध्यान में आ रहा होगा कि जब हम बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमको बताया गया है कि डबल बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करते हो तो ये कन्वर्ट होता है पहले सिंगल बॉन्ड में। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके हम सिंगल बॉन्ड में ला रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखा जाए। H, इस जगह पर C, यहां H, फिर यहां सिंगल बॉन्ड के साथ C, यहां H और फिर इस जगह पर भी H। अच्छा, अगर हम इस जगह पर इलेक्ट्रॉन को दिखाएं तो सर इस जगह पर इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो कार्बन की ओर तो एक इलेक्ट्रॉन रख रहा होगा, हाइड्रोजन की ओर एक इलेक्ट्रॉन रख रहा होगा, इस साइड भी हाइड्रोजन की ओर एक इलेक्ट्रॉन रख रहा होगा। सेम चीज यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रख रहा होगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रख रहा होगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रख रहा होगा। लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन इस जगह पर जी 4 इलेक्ट्रॉन रखा है, 1 2 3 4। सेम यहां पर भी 1 2 3 4। लेकिन जब ये टूटा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ तो यहां है 1 2 3 और इस जगह पर भी 1 2 3। लेकिन हम जानते हैं कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या होनी चाहिए 4। तो ऐसे कंडीशन में एक फ्री रेडिकल और एक कार्बन का फ्री रेडिकल मींस कह सकते हैं मुक्त आयन आपका दोनों कार्बन के पास एक एक छूट जाता है। अब आप इसी जगह पर वो जो 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सी रखे हैं उसको ले जाके आप जोड़ दो। तो आप उसको कैसे ले जाकर जोड़ेंगे? तो अब आप इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर दीजिए। जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्योंकि दोनों के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है सर तो इसका मतलब हुआ कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा। अब जब ये ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के रूप में अलग हो जाएगा, ये भी ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के रूप में अलग हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? तो अब आप ये कर दो कि कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तो अब इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। कैसे? तो ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ले चुका होगा क्योंकि इसका हम बॉन्ड ब्रेक नहीं किए हैं। लेकिन इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड था जहां पे इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ था वो तो अब टूट चुका है। तो अब इस ऑक्सीजन के पास केवल अपना इलेक्ट्रॉन बचा है, इसको बाहर से जो एक इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे वो तो अब नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? हम जानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में अब इसको एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो चुका है जो इसको कंप्लीट करना होगा। कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो चुका है क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, इसके पास भी सेम कहानी है, इस ऑक्सीजन के पास भी सेम कहानी है। तो अब आप क्या कर सकते हो? तब हम एक काम ये कर सकते थे, इस OH को ले जाके आप इस कार्बन के पास भर दो और फिर ये वाला OH को ले जाके इस कार्बन के पास भर दो। अब आपको ऐसे सिचुएशन में जो कंपाउंड प्राप्त होगा वो कुछ ऐसा होगा। H जो इस जगह पर लिखा हुआ वो लाइए, फिर यहां पर C है, इस जगह पर भी एक H है, फिर इस जगह पर सिंगल बॉन्ड है। पहले जो वहां पे लिखा हुआ कंप्लीटली आप उसे यहां पर लिख दें, अच्छा रहेगा। अब ये कार्बन का एक फ्री रेडिकल, तो इस जगह पर इस कार्बन के फ्री रेडिकल में ये OH का एक फ्री रेडिकल, ये दोनों यहां पर आके जब एडजस्ट हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में जुटकर एक और बॉन्ड क्रिएट कर देगा। ऐसे में इस जगह पर एक सिंगल बॉन्ड बनकर और इस जगह पर जो ज्वाइन करेगा सर वो होगा आपका OH। अब सेम यहां पर भी है, कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन और ये OH का एक इलेक्ट्रॉन, ये भी जब यहां पर आएगा सर तो ऐसे कंडीशन में यहां पर भी जो जुटेगा सर वो होगा OH। तो अब जो आपका प्रोडक्ट या प्रतिफल प्राप्त हुआ है वो कुछ ऐसा हुआ है। सर यहां कह रहा था कि विलयन अभिक्रिया कार्य करेगा। विलयन का मतलब होता है केवल जुट जाना, किसी चीज का विस्थापन ना होना। तो आप अगर बढ़िया से देखोगे जब हम ये कंपाउंड बना रहे थे, इसमें ले जाकर जब हम जोड़ रहे थे तो इस कंपाउंड में केवल जुटा है, इस कंपाउंड से किसी चीज का विस्थापन नहीं हुआ। इसका मतलब ये पूरी तरह से विलयन अभिक्रिया कार्य कर रहा है। अब अगर हम इसका नाम का जिक्र करें सर तो इसका जो नाम आपके सामने में बनकर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। कितने हैं? 2 ठो हैं, 2 ठो हाइड्रोक्सी है। तो आप यहां पर लिख दोगे सर जी डाई हाइड्रोक्सी, आप लिख दे शुरुआत में डाई हाइड्रोक्सी। अब यहां पर क्लियर कर रहा है कि डाई हाइड्रोक्सी के बाद आपको मिलेगा एल्केन। तो ये अब एल्केन बन चुका है। कैसे बन चुका है? तो हम देख पा रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका भी नाम आप लिख दो। कैसे लिखेंगे सर? तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो नाम लिखने के लिए आप ये करिए कि कितना कार्बन है, तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का नाम क्या होता है? तो ईथ होता है। अब सिंगल बॉन्ड के वजह से इसमें N जोड़ेंगे तो इसके लिए नाम बनेगा N, यानी इसका टोटल नाम बनेगा सर डाई हाइड्रोक्सी इथेन। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका आपके पास क्या होगा? वो ये पूछेगा कि इथीन में
अगर हम 1% KMnO4 का यूज करते हैं तो हमारा प्रतिफल क्या होता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका जो CBSE पैटर्न या बिहार बोर्ड का हो सकता है वो कुछ ऐसा। क्या होता है जब इथीन में 1% KMnO4 का उपयोग किया जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो थ्योरी होगा वो कुछ ऐसा लिखेंगे, जब इथीन में 1% KMnO4 का उपयोग किया जाता है तब हमें जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसका नाम डाइहाइड्रोक्सी इथेन होता है। याद रहे, कभी भी अगर बिहार बोर्ड क्वेश्चन या CBSE पैटर्न अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो यहां पर इस चीज का जिक्र नहीं करेगा। इसका मतलब वो कभी ये नहीं बोलेगा कि KMnO4 में आप क्या लगाओगे, मींस हाइड्रोक्सी लगेगा या नहीं, इसका वो जिक्र नहीं करेगा। ये आपको जानना पड़ेगा कि जब भी हम KMnO4 का यूज करते हैं तो हमेशा हाइड्रोक्सी का जिक्र होता है, मींस हाइड्रोक्सी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस वक्त जो आपके सामने में बनकर तैयार हुआ है ये बेयर रिएक्शन का वो पार्ट है जिसमें हम शुरुआती में एल्कीन का यूज कर रहे हैं। मींस आप कह सकते हैं कि ये पार्ट ए है जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि अगर आपको एल्कीन में KMnO4 का यूज करना होगा तो ध्यान रखिएगा जब एल्कीन में KMnO4 का यूज करेंगे तो उस टाइम पर हाइड्रोक्सी 2 मोल में होगा। अब हम इसी का पार्ट भी आपके सामने ला रहे हैं। थैंक यू।